फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। दोस्तों, हमारी जो घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा संसदीय समितियां। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का आपके लिए रिवीजन नोट्स कराऊंगा। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ होंगे उनको कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें दिया है, संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है स्थायी समितियां तथा नंबर 2 है तदर्थ समितियां। अब इसमें देखते हैं स्थायी समितियां कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं। जो स्थायी समितियां होती हैं इनकी प्रकृति स्थायी होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियों या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण हैं। प्रमुख स्थायी समितियां हैं, नंबर 1 वित्त समितियां, यानी कि जो वित्त की समितियां हैं वो सारी की सारी स्थायी समितियां हैं। नंबर 2 विभागीय स्थायी समितियां, कौन सी? विभागीय स्थायी समितियां। नंबर 3 जांच समिति और नंबर 4 परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। आगे 5वां है आपका सदन के कार्यों से संबंधित समितियां। नंबर 6 है सदन समिति अथवा सेवा समिति। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। आगे देखते हैं वित्त समितियों के अंतर्गत लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल हैं। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2:1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। आगे देखते हैं लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। लोक लेखा समिति में कुल 22 यानी कि 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जो प्राक्कलन समिति है इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप या मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य यानी कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और
और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोस्तों, विभिन्न समितियों से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब मैं इसी टॉपिक से संबंधित इसके जितने भी PYQ हैं उनको आपके लिए कराऊंगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं PYQ को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, संसदीय समितियों के माध्यम से। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए उदाहरणार्थ लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है। जैसे कि नंबर 1 में लोक लेखा समिति होती है, एक प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां। अब सबसे पहले देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य, कितने 22 मेंबर्स इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला इसमें दिया है प्राक्कलन समिति। इस समिति के बारे में देखते हैं। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तीसरी समिति है आपकी सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं व महालेखा परीक्षक को कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। कौन सी? सरकारी उपक्रम समिति। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। इसमें एक नोट दिया गया है, उसको देखते हैं। उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग हैं, जबकि भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों की लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। इसमें चौथी समिति है आपकी याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15
तथा राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। इसको यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1 वर्ष का। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। इसका विश्लेषण देखते हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली स्थायी समिति एवं दूसरी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2 और 1 का होता है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं। अगला इसमें दिया है, तो इसमें दोस्तों विकल्प 1 सही है, ठीक है। तो इसका विकल्प 1 सही है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा चुने गए 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अगला 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा कथन है इसमें, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा कथन है इसमें, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण में कहा गया है कि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में
लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा से 30 सदस्य कितने 30 मेंबर्स चुने जाते हैं। इस प्रकार कथन एक सत्य है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है। अतः तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए है। इसका विश्लेषण देखते हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। 11वां क्वेश्चन है इसमें। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, संसद को। अगला 12वां क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प बी, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लोकसभा में। अगला 14वां क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 15 लोकसभा से और 7 किससे, राज्यसभा से। कुल कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लोक लेखा की संसदीय समिति, इसमें पहला कथन है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा कथन है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसका सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। केवल 2 और 3 इसमें सही है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम, संयुक्त समिति और विभागीय समितियां। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपका विकल्प सी सही है, यानी कि लोक लेखा समिति ये एक वित्तीय समिति है। और आपका याचिका समिति आपकी कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति आपकी तदर्थ समिति है। और विभागीय समितियां यह आपकी स्टैंडिंग समिति है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है
लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, याचिका समिति एक कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति यानी कि एक तदर्थ समिति है, और विभागीय समितियां ये एक स्टैंडिंग समिति है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, एस्टीमेट्स कमेटी से और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि दूसरा इसमें सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण है प्राक्कलन या आकलन यानी कि एस्टीमेट कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों से। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। इसमें ए है प्राक्कलन समिति, बी है लोक लेखा समिति, सी है लोक उपक्रम समिति और डी है संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। ठीक है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां निम्न हैं। नंबर 1 प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। दूसरा इसमें लोक सार्वजनिक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। तीसरी है इसमें लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जो कि 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 इसमें सार्वजनिक लेखा समिति भी एक वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति भी एक वित्तीय समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी एक वित्तीय समिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो इसमें कोई सा भी आंसर सही नहीं है। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। यानी कि संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी समितियां यानी कि स्टैंडिंग कमेटीज, और नंबर 2 तदर्थ समितियां एडॉक कमेटीज। स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां कौन कौन सी, आकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही के से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल हैं। अतः प्रश्नानुसार चारों विकल्पों में उल्लिखित समितियां स्थायी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। जिसका विश्लेषण देखते हैं। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो की जांच करने तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नज़र रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलन की जांच, मितव्ययता
यानी कि खर्चा एवं धन के व्यय पर मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च एवं धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 20 सदस्य इसके लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को एवं राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया तथा 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 संसद सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2011 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। अगला 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, PC चाको। अगला 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसका विश्लेषण देखते हैं। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति यानी कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है। अगला 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करती हैं? तो इसमें पहला है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, दूसरा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, तीसरा है वित्त आयोग, चौथा है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और 5वां है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही हैं, यानी कि संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। अगला 29वां क्वेश्चन देखते, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। यानी कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं है। दोस्तों, विभिन्न समितियों से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स और इससे संबंधित जितने भी PYQ थे उन सभी को मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। आप इस वीडियो से रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी प्रकार की पॉलिटी,
घटना चक्र की सीरीज की वीडियोज आपके लिए लगातार आती रहेंगी और हिस्ट्री घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज भी लगातार चल रही है। आप यहीं से रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार मिलेंगे एक अगली वीडियो में बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।